अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारा वीक 1 का पार्ट 2 है जिसमें हम प्रोफेशनल एथिक्स, कॉन्फिडेंशियलिटी, कंसेंट, डॉक्यूमेंटेशन और इंट्रोडक्शन टू केस मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग, उसके बाद बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो कि प्रोफेशनल एथिक्स, कॉन्फिडेंशियलिटी, कंसेंट और डॉक्यूमेंटेशन से है स्टार्ट। ठीक है, अच्छा, प्रोफेशनल एथिक्स ऐसे रूल्स, वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि एक प्रोफेशनल को या एक स्पीच थेरेपिस्ट को, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट है, चाहे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, ठीक है, एक प्रोफेशनल को गाइड करते हैं कि वो कैसे अपने क्लाइंट के साथ, उसकी फैमिलीज के साथ और अपने कलीग्स के साथ बिहेव करें। ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स में कुछ कोर प्रिंसिपल्स आ जाते हैं जिसमें सबसे पहला आता है बेनिफिसेंस, यानी कि अच्छा करना। आपने अपने क्लाइंट के लिए आप उसके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना होता है। ठीक है, आपने अपने क्लाइंट को हर जो भी चीज़ है उसको फ़ायदा पहुंचाए, उसके लिए कोई भी थेरेपी आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट और मीनिंगफुल होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 2 थेरेपीज़ हैं जिनमें एक इफ़ेक्टिव है और एक ईज़ी वन है, ठीक है? तो आपने उस थेरेपी की तरफ नहीं जाना जो ईज़ी है, बल्कि उसकी तरफ जाना है जो आपके क्लाइंट के लिए इफ़ेक्टिव हो, उसको गुड कर रही हो, ठीक है? उसके लिए बेहतर कर रही हो। सेकंड आ जाता है आपके पास नॉन मैलिफिसेंस, यानी कि हार्म से बचाना। आपने अपने क्लाइंट को किसी भी किस्म के हार्म से, चाहे वो फिज़िकल है, इमोशनल है या साइकोलॉजिकल है, उससे अवॉइड करना है, उसको बचाना है, ठीक है? जैसे अगर आप कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं और वो आपके क्लाइंट के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, तो फिर आपने उस एक्टिविटी को करने के लिए अपने क्लाइंट को फोर्स नहीं करना है। ठीक है, देन आ जाता है आपके पास थर्ड प्रिंसिपल ऑटोनॉमी, यानी कि इसमें आपने अपने क्लाइंट के राइट की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, क्लाइंट को या उसके जो पेरेंट्स हैं उनको पूरा राइट है ये कि वो अपने ट्रीटमेंट के बारे में या अपने बारे में खुद डिसीजंस बनाएं। तो आपने उनको उनके इस राइट की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, आपने उनके ऊपर अपनी मर्जी नहीं थोपनी होती है, आपने उनके इंटरेस्ट को देखना होता है। ठीक है, जैसे पेरेंट्स जो हैं वो किसी भी थेरेपी को एक्सेप्ट या रिफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है, रिजेक्ट कर सकते हैं वो इसको। देन आ जाता है आपके पास जस्टिस, यानी कि फेयरनेस। ठीक है, आपने बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के आप सब क्लाइंट्स को फेयरली ट्रीट करना होता है, उनके बैकग्राउंड के बगैर। ठीक है, हर बच्चे को आपने या हर क्लाइंट को आपने इक्वल अटेंशन देनी है रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। ठीक है, आपने उनके बैकग्राउंड, उनके जेंडर या उनकी कंडीशन के ऊपर बेस करते हुए थेरेपी नहीं प्रोवाइड करनी, बल्कि आपने उन सबको इक्वली ट्रीट करना है। देन आ जाता है आपके पास प्रोफेशनल इंटेग्रिटी, यानी कि ऑनेस्ट रहना। ठीक है, या वेरासिटी भी आप इसको कह सकते हैं, ट्रूथफुलनेस। ठीक है, इसमें आपने क्या करना होता है, अपनी बाउंड्रीज मेंटेन रखनी होती हैं और किसी भी किस्म के फॉल्स क्लेम को अवॉइड करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर आपने जो है कट क्लियर बात अपने क्लाइंट को बतानी होती है जो भी हो रहा होता है। ठीक है, अगर थेरेपी उसको फायदा पहुंचा रही है आपने वो भी बताना है, अगर नहीं पहुंचा रही वो भी बताना है। आपने कोई चीज़ उनसे छुपा के नहीं रखनी होती है। अगर कोई रिकवरी 100% अनरियलिस्टिक नहीं है तो आपने उस चीज़ का प्रॉमिस नहीं करना उनसे, आपने उनको बता देना है। ठीक है, देन आ जाता है आपके पास कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब आपने हर क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को प्राइवेट और सिक्योर रखना होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने कॉन्फिडेंशियल रखनी होती हैं। सबसे पहला आ जाता है क्लाइंट की पर्सनल डिटेल्स, उसका नेम, एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। देन आ जाता है मेडिकल हिस्ट्री। ठीक है, आपने अपनी क्लाइंट की मेडिकल हिस्ट्री किसी के साथ शेयर नहीं करनी होती है। थेरेपी प्रोग्रेस नोट्स को आपने शेयर नहीं करने होते हैं। असेसमेंट के रिजल्ट्स को आपने शेयर नहीं करना होता है। और सेशन के दौरान ली गई क्लाइंट की वीडियोस या फोटोज, उनको भी आपने शेयर नहीं करना होता है। ये सारी चीज़ें आपने कॉन्फिडेंशियल रखनी होती हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आपके पास कि कब-कब आप कॉन्फिडेंशियलिटी को तोड़ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ़ स्पेशल केसेस में, जबकि बच्चे को, क्लाइंट को या फिर क्लाइंट के साथ जो कोई उसका रिलेटिव है या जो भी, ठीक है, उसका गार्डियन, उसको या क्लाइंट के साथ जो दूसरा है उसको नुकसान पहुँचने का खतरा हो। ठीक है, तब आप कॉन्फिडेंशियलिटी को तोड़ सकते हैं। और दूसरी चीज़, लीगल रिक्वायरमेंट जब हों, ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर हो तब तोड़ सकते हैं, या फिर जो है आप पेरेंट के या क्लाइंट के परमिशन से, यानी कि कंसर्न से आप उसको आगे शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे को स्पीच डिले है, ठीक है, तो थेरेपिस्ट उसकी कोई भी डिटेल उसके टीचर्स के साथ या उसके रिलेटिव्स के साथ शेयर नहीं करेगा तब तक जब तक कि उसके पेरेंट्स उसका कंसेंट ना दें, यानी कि पेरेंट्स के कंसेंट के बगैर या परमिशन के बगैर आप उसको शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है बात कंसेंट की। अच्छा, इन्फॉर्म्ड कंसेंट स्पीच थेरेपी में क्या है? कंसेंट का मतलब है कि क्लाइंट या गार्डियन थेरेपी स्टार्ट होने से पहले फुल उनको आपने सब कुछ डिटेल बता देनी होती है कि क्या है। ठीक है,
उनको अंडरस्टैंड करवाना है आपने सारी थेरेपी के सेशन के बारे में, हर ईच एंड एवरीथिंग के बारे में, ठीक है? कि वो उसके लिए एग्री हैं या नहीं है, ठीक है? तो क्या-क्या चीज़ें आपने उनको एक्सप्लेन करनी होती है, आपने प्रॉब्लम की नेचर यानी कि आपने उनको बताना होता है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, ठीक है? जैसे अगर मैं कहूँ बच्चे को स्पीच डिले है या बच्चे को ऑटिज़्म है, तो ये चीज़ आपने उनको नेचर आपने प्रॉब्लम की बता देनी है। देन आपने थेरेपी की टाइप बतानी है कि आप उनके ऊपर थेरेपी कौन-सी अप्लाई करें। आया आप एबीए अप्लाई कर रहे हैं, आप आर्टिकुलेशन थेरेपी अप्लाई कर रहे हैं, जो भी व्हाटएवर, ठीक है? फिर आपने उनको बताना है कि ड्यूरेशन और सेशन की फ्रीक्वेंसी, ठीक है? जो सेशन है, वो वीक में कितने दिन होगा और वीक में कितने घंटे और कितने घंटे का सेशन होगा, ठीक है? ये ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी होती है। ड्यूरेशन मतलब कितने घंटे का होगा और फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितनी बार होगा वीक में, ठीक है? 3 टाइम्स पर वीक है, 2 टाइम्स पर वीक है। देन आ जाता है आपके पास रिस्क एंड बेनिफिट्स। अच्छा, जो भी उसको इस सारे प्रोसेस में खतरे होंगे या जो भी फ़ायदे होंगे, वो सारी चीज़ें आपने कट क्लियर बता देनी और देन उसके बाद आपने थेरेपी की कॉस्ट बतानी है, ठीक है? आपने वो चीज़ भी उनको क्लियर बता देनी है, जो-जो थेरेपी की कॉस्ट है। अच्छा, फिर आ जाते हैं इसमें आपके पास कंसेंट में जो होता है आप पै 18 प्लस अगर तो बच्चा है, ठीक है? तो आप फिर उस इंसान से उस एडल्ट से जो 18 प्लस है, उसी से आप उनका कंसेंट खुद ले रहे होते हैं। लेकिन अगर तो 18 अंडर 18 है, ठीक है कोई, तो फिर आपने उनका जो कंसेंट फॉर्म है वो उनके पेरेंट्स या उनके गार्डियन से फिल करवाना होता है, ठीक है? तो 2 चीज़ें होती हैं, एक कंसेंट होता है, एक असेंट होता है। कंसेंट जो होता है वो आप बड़ों से लेते हैं और जो असेंट होता है वो आप छोटों से लेते हैं, ठीक है? आपने च बड़ों से ये कि वो एग्री हैं या नहीं है और छोटों से ये कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है? जैसे बच्चा बोले कि हाँ, मैं ये थेरेपी करने के लिए रेडी हूँ, तो वो असेंट फॉर्म है, ठीक है? टाइप्स ऑफ कंसेंट आ जाती हैं, एक रिटन कंसेंट आता है और दूसरा वर्बल कंसेंट आता है। रिटन कंसेंट कौन-सा कंसेंट होता है जो कि बेस्ट प्रैक्टिस है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ठीक है? आपके पास एक प्रूफ होता है। वर्बल कंसेंट भी यूज़ होता है, वो लेस फॉर्मल होता है लेकिन स्टिल वो भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जैसे एक ऑटिस्टिक बच्चा है, ठीक है? ऑटिस्टिक बच्चे की थेरेपी स्टार्ट करने से पहले आप जो थेरेपिस्ट है वो पेरेंट्स को एक्सप्लेन करेगा गोल्स थेरेपी के, ठीक है? कि हम लोग जो है वो इसकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने पे काम करेंगे। ये आपने बता दिया, फिर आपने उसका मेथड बताना है कि उसके ऊपर आपने कौन-कौन सी थेरेपीज़ अप्लाई करनी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप पीईसीएस यूज़ कर रहे हैं या फिर वर्बल ट्रेनिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? देन आपने क्या करना होता है एंड पे उनके जो पेरेंट्स होते हैं कंसेंट फॉर्म पे उनसे उनका सिग्नेचर लेना होता है। इसमें आ जाता है आपके पास डॉक्यूमेंटेशन फिर, ठीक है? अब डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि क्लाइंट के रिलेटेड हर चीज़ को एक्यूरेट रिटन रिकॉर्ड करना, ठीक है? यानी कि जो भी हो रहा है थेरेपी के सेशन में हर ईच एंड एवरीथिंग आपने जो है क्लाइंट के बारे में नोट डाउन करनी होती है, लिखनी होती है, ठीक है? एक रिटन डाटा आपके पास होता है, उसको डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन की कुछ टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है असेसमेंट रिपोर्ट्स। असेसमेंट रिपोर्ट्स इनिशियल इवैल्यूएशन रिजल्ट्स होते हैं, वो आपने लिखने होते हैं। देन ट्रीटमेंट प्लान आपने गोल्स और थेरेपी स्ट्रेटजीज़ के बारे में लिखना होता है, ठीक है? आप क्या के गोल्स क्या हैं और आप कौन-कौन सी थेरेपी की स्ट्रेटजीज़ यूज़ करेंगे यहाँ पे। देन सेशन नोट्स आपने हर सेशन में क्या-क्या किया, वो सारी चीज़ें आपने लिखनी होती हैं। उसके बाद आते हैं प्रोग्रेस नोट्स। अब प्रोग्रेस नोट्स में आप क्या करते हैं, जो-जो क्लाइंट के अंदर वक़्त के साथ-साथ इम्प्रूवमेंट आई है, आपने वो भी साथ लिखनी होती है कि कौन-सी थेरेपी आपने करवाई, कितनी बार करवाई, कैसे करवाई और उसकी वजह से अपने आपके क्लाइंट में जो है आया नुकसान उसकी इम्प्रूवमेंट इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, ठीक है? ये चीज़ आपने लिखनी होती है। देन डिस्चार्ज समरी जब थेरेपी खत्म हो जाए तो फाइनल आउटकम जो होता है उसको आप डिस्चार्ज समरी कहते हैं, ठीक है? तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अब डॉक्यूमेंटेशन ये ट्रैक करता है प्रोग्रेस को, ठीक है? पहला तो ये आ जाता है कि आपको टाइमली पता लग जाता है कि जो आपका क्लाइंट है उसमें प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है? फ्यूचर सेशन को प्लान करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, ठीक करता है, ठीक है? आपको क्लाइंट की कंडीशन देख के आगे साथ-साथ पता लग रहा होता है कि आपको आगे इसके ऊपर कौन-कौन सी थेरेपीज़ या क्या अप्लाई करना चाहिए, ठीक है? थेरेपिस्ट के लिए एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है? और बाकी प्रोफेशनल के साथ कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है आपके लिए, ठीक हो गया? तो फिर आ जाता है इसमें आपके पास कि जो एथिक्स, कॉन्फिडेंशियलिटी, कंसेंट और डॉक्यूमेंटेशन है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कैसे हैं? जो एथिक्स है वो आपको बिहेवियर गाइड करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्लाइंट की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है, कंसेंट जो है वो क्लाइंट के राइट्स को इंश्योर करता है, ठीक है? और डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ रिकॉर्ड रहती है आपके पास। तो एक साथ जब ये होते हैं चारों, तो ये आपको एक सेफ, प्रोफेशनल और इफेक्टिव थेरेपी इंश्योर कराते हैं, ठीक है? देन आपके पास सेकंड टॉपिक आ रहा है केस मैनेजमेंट। अच्छा,
एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें कि एक थेरेपिस्ट असेस करता है, प्लान करता है, प्लान को असेस करता है, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करता है, मॉनिटर करता है और इवैल्यूएट करता है क्लाइंट को जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उनको, ठीक है? केस मैनेजमेंट इसको कहते हैं, यानी कि ये इंश्योर करता है कि क्लाइंट को एक ऑर्गेनाइज्ड, कंटीन्यूअस और इफेक्टिव केयर रिसीव हो, ठीक है? इसके कुछ की कंपोनेंट्स आ जाते हैं जिसमें सबसे पहले आ जाता है आपके पास असेसमेंट, यानी असेसमेंट क्लाइंट की कंडीशन समझने का फर्स्ट स्टेप है, ठीक है? इसमें आ जाता है केस हिस्ट्री जो कि आप मेडिकल, फैमिली और डेवलपमेंटल होती है, ठीक है? वो सारी चीज़ें आपने पता करनी होती हैं, आप इंटरव्यू के थ्रू कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है? फिर आ जाता है आपके पास स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो आप 3 तरीके से अपने क्लाइंट की असेसमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले केस हिस्ट्री से कर सकते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं और फिर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है? जैसे एक बच्चा है जिसे स्पीच डिले है, ठीक है? और उसे लैंग्वेज स्किल्स, उसकी हियरिंग और उसका बिहेवियर जो है उसके लिए आप उसको असेस करें, ठीक है? तो ये आप उसको फिर केस हिस्ट्री लेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट करेंगे, इनके थ्रू आप उसको असेस करेंगे, ठीक है? देन आ जाता है आपके पास गोल आइडेंटिफिकेशन। अब असेसमेंट की बेस पर क्लियर और मेजरेबल गोल सेट करने होते हैं आपने, ठीक है? गोल्स में 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक आ जाता है शॉर्ट टर्म गोल और दूसरा आ जाता है लॉन्ग टर्म गोल। अच्छा, शॉर्ट टर्म गोल में आप क्या करते हैं कि जैसे मैं कहूँ कि मैंने अपने क्लाइंट को 2 वर्ड सेंटेंसेस प्रोड्यूस करवाने हैं, ठीक है? तो ये 2 वर्ड सेंटेंसेस प्रोड्यूस करना, ये कौन-सा गोल है? शॉर्ट टर्म गोल है। और लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा कि मैं कहूँ कि मैंने अपने क्लाइंट की फंक्शनल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है, ठीक है? तो ये आपका लॉन्ग टर्म गोल होगा। फिर आ जाता है आपके पास प्लानिंग सर्विसेज़, यानी कि सबसे पहले इसमें आपने डिसाइड करना होता है, थेरेपी की टाइप क्या होगी, स्पीच होगी, एबीए होगी, ऑक्यूपेशनल होगी, क्या होगी, ठीक है? फिर आपने फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी होती है, ठीक है? 3 फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि मैं इस बच्चे का या इस क्लाइंट का जो है वो 3 डेज़ सेशन रखूँगी पर वीक, ठीक है? ड्यूरेशन मैं कहती हूँ कि मैं 45 मिनट्स की जो है का सेशन मेरा होगा, ठीक है? पर सेशन 45 मिनट्स का होगा। तो 3 दिन उसको मैं 45 मिनट्स जो है वो सेशन दूँगी, ठीक है? ये आ गया प्लानिंग सर्विसेज़, यानी कि आपने सर्विसेज़ को प्लान करना होता है कि आप क्या-क्या करेंगे और कितना-कितना टाइम कितने दिन करेंगे, ठीक है? फिर आ जाता है आपके पास कोऑर्डिनेशन, जिसमें कि आप पेरेंट्स, टीचर्स या बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ काम करते हैं, ठीक है? उनके साथ मिलके आप क्लाइंट की कंडीशन को डिसाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ आती है, अब आप कहेंगे कि हम कैसे बाकी प्रोफेशनल के साथ जो है वो डाटा शेयर करें? हमने तो शेयर ही नहीं करना, अलाउ ही नहीं है। जब आप डाटा शेयर कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में जब आपने थेरेपी स्टार्ट करने से पहले पेरेंट्स के साथ उसके बारे में बात की हो, ठीक है? जो आपका कंसेंट फॉर्म होता है उसमें आपने हर एक चीज़ लिखी होती है कि आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। आपने एक्सप्लेन करना होता है, तो एक्सप्लेन करने के दौरान ही आप उनको ये भी बता देते हैं कि अगर तो ज़रूरी हुआ बच्चे के फ़ायदे के लिए, क्लाइंट के फ़ायदे के लिए, हम जो इसकी इन्फॉर्मेशन है, वो अपने बाकी प्रोफ़ेशनल्स के साथ भी शेयर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा है जिसको बिहेवियर इश्यूज़ भी हैं, एग्रेशन इश्यूज़ हैं, ठीक है उसको, तो अब वहाँ पे जस्ट स्पीच थेरेपिस्ट काम नहीं करेगा, वहाँ पे उसके साथ अब ये साइकोलॉजिस्ट भी काम करेगा ताकि उसके बिहेवियर को मैनेज कर सकें, ठीक है? तो अब यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है कि साइकोलॉजिस्ट क ज़रूरी है और साइकोलॉजिस्ट तभी काम कर सकेगा जब उसके साथ डाटा शेयर होगा, ठीक है? तो आप सेशन से या थेरेपी से पहले ही आप उनके पेरेंट्स को बता देते हैं सारी डिटेल और वहाँ पे उनसे जो है वो कंसेंट फॉर्म पे सिग्नेचर ले लेते हैं और उसमें हर चीज़ लिखी होती है, ठीक है? तो जब आप अगर आपको उनके पेरेंट्स बोलें कि ठीक है, आप कर सकते हैं, तो ठीक है, अगर वो कहें कि नहीं, आपने नहीं करना, जस्ट आपने ही इनको ट्रीट करना है, बाकी कोई नहीं करेगा, नहीं डेटा शेयर करना, तो वहाँ पे फिर आप जो है नहीं कर सकते हैं शेयर, ठीक है? फिर आ जाता है प्रोग्रेस मॉनिटर करना, यानी कि रेगुलर इम्प्रूवमेंट्स चेक करने होते हैं आपने अगर टाइम टू टाइम चेक करने से फ़ायदा क्या होता है कि आपको पता लग जाता है कि आया आपको थेरेपी कंटिन्यू रखनी चाहिए, स्टॉप कर देनी चाहिए या फिर चेंज कर देनी चाहिए, ठीक है? तो ये फ़ायदा होता है इसका कि टाइम टू टाइम मॉनिटर करने का प्रोग्रेस को। तो अगर तो ज़रूरत हो तो फिर आप अगर थेरेपी ऐसी है कि जिसमें क्लाइंट में बिल्कुल चेंजेज़ नहीं आ रहे हैं या फिर उसको उल्टा नुकसान हो रहा है, तो वहाँ पे आपको जो है वो थेरेपी के अंदर मॉडिफ़िकेशन करने की ज़रूरत होती है, ठीक है? देन आ जाता है आपके पास डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि अभी हमने पढ़ा कि आपने जो क्लाइंट के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल को लिखना होता है, राइट डाउन करना होता है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन है, तो जो भी पूरा हमने मैनेजमेंट की है उसमें सारी, अब ये सारी चीज़ें आपने लिखनी होती हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है? आपने रिकॉर्ड रखना होता है सेशन का, प्रोग्रेस का, प्लान का, ठीक है? जो चेंजेज़ हुई हैं, उसका आपने क्यों क्लाइंट के अंदर जो है वो क्लाइंट की थेरेपी को चेंज किया है, ये सारी चीज़ें आपने नोट डाउन करनी होती है, ठीक है?
फिर आ जाता है आपके पास इवैल्यूएशन एंड डिस्चार्ज। अब इसमें रिव्यू करना कि आया गोल्स अचीव हुए या नहीं हुए हैं, ठीक है। फिर उसकी बेस पे आपने डिस्चार्ज प्लान करना होता है। अगर तो गोल्स अचीव हुए हैं, जो क्लाइंट करना चाह रहा था, इम्प्रूवमेंट उसमें हुई है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपने दोबारा से थेरेपी में चेंजेस लानी होती हैं, मॉडिफिकेशन करनी होती है और उसको दोबारा स्टार्ट करना, ठीक है। फिर आ जाता है इसी में आपका नेक्स्ट टॉपिक ट्रीटमेंट प्लानिंग। केस मैनेजमेंट के बाद है कि ट्रीटमेंट प्लानिंग। अब प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि बेस्ड ऑन क्लाइंट नीड एक स्ट्रक्चर्ड थेरेपी प्लान डिज़ाइन करते हैं आप, ठीक है। ट्रीटमेंट प्लानिंग आपको आंसर करता है कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कितने टाइम के लिए करना चाहिए, ठीक है। अब ट्रीटमेंट प्लानिंग में कुछ स्टेप्स आ जाते हैं जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, यानी आपने क्लियरली इशू को डिफाइन करना है। जैसे आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम है, बच्चा जो है वो एस साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने कट क्लियर चीज़ बता दी है कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है और वो ये चीज़ नहीं कर पा रहा है, ठीक है। फिर आपने क्या करना होता है ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए, कुछ स्मार्ट गोल सेट करने होते हैं। अब स्मार्ट जो है वो SMART, इसकी एब्रिविएशन है। S से स्पेसिफिक, M से मेजरेबल, अचीवेबल, A से, ठीक है, R से रेलेवेंट और T से टाइम बाउंड। यानी कि आप जो गोल सेट करेंगे वो आपके स्पेसिफिक, एक आपको पता होना ही चाहिए कि क्या चीज़ हम करवा रहे हैं, ठीक है। मेजरेबल होने चाहिए जिसको आप मेजर कर सकें, अचीवेबल यानी कि रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए, ठीक है। क्लाइंट की नीड के रेलेवेंट होने चाहिए, ये नहीं कि क्लाइंट जो है वो उसको प्रॉब्लम कुछ और हो और आप करवा कुछ हो रहे हो, ठीक है। उसके गोल्स उसके रेलेवेंट होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। आपको एक टाइम आपने सेट कर देना है कि इतने टाइम में हम ये चीज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ कि बच्चा है, जब जब ऊपर हमने आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम पढ़ा कि बच्चा है साउंड नहीं प्रोड्यूस कर सकता। तो अब यहाँ पे उसकी जो स्मार्ट गोल्स में स्पेसिफिक आ गया कि ये बच्चा जो है वो एस साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पे बच्चे को करेक्टली आपने एस साउंड प्रोड्यूस करेंगे इन वर्ड्स में जो है वो 80% एक्यूरेसी के साथ और 4 वीक्स में आप उसको करेंगे, ठीक है। तो टाइम बाउंड उसका कितना आ गया कि आपने ये जो गोल अचीव करना है वो कितने टाइम में करना है, 4 वीक्स में करना है, ठीक है। देन इसमें थर्ड चीज़ आ जाती है सेलेक्टिंग इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज, यानी कि थेरेपी टेक्निक्स चूज़ करनी है आपने। जैसे आर्टिकुलेशन थेरेपी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एस साउंड के लिए, या फिर आपने लैंग्वेज स्टिमुलेशन यूज़ करना है, या फिर अगर कोई नॉन वर्बल बच्चा है बिल्कुल, तो आपने उसके लिए क्या यूज़ करने होंगे, फिर PECS यूज़ करने होंगे, यानी कि पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ करना होगा, ठीक है। वो हम कल पढ़ चुके हैं। ओके, देन आ जाता है आपके पास फोर्थ स्टेप इसमें स्ट्रक्चरिंग सेशन, यानी कि इसमें आपने एक्टिविटीज़ कौन सी यूज़ करनी है, मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, रीइंफोर्समेंट मेथड आप कौन सा यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हैं, ठीक है। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि आपने क्लाइंट को जब भी कोई वो बिहेवियर अच्छा करे या जो भी सही चीज़ करे, करेक्ट चीज़ करेगा, तो आपने उसको कोई ना कोई रिवॉर्ड देना होता है या प्रेज़ करना होता है, ठीक है, आफ्टर उसके। जैसे अगर आप एक बच्चे को एक्टिविटी करवा देते हैं, एक्टिविटी करवाने के बाद आप उसको रिवॉर्ड दें, ताकि वो उस चीज़ के लिए मोटिवेटेड फ़ील करे, ठीक है? नेक्स्ट टाइम वो जो है उसके लिए तंग ना हो, बल्कि उसको ये हो कि मैं अगर ये काम करूँगा, ये एक्टिविटी करूँगा सही से, तो मुझे इसका रिवॉर्ड भी मिलेगा, जो डिज़ायर्ड आइटम उसका होगा, जो फ़ेवरेट चीज़, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे को टॉयज़ पसंद है, तो आप उसको एक्टिविटी करवाने के बाद वो फ़ेवरेट टॉय दे दें, ठीक है? अगर बच्चे को चॉकलेट्स पसंद है, तो आप वो एक्टिविटी करवाने के बाद उसको चॉकलेट दे दें। यानी कि रीइंफोर्समेंट आपने वो यूज़ करनी है जो उस बच्चे के लिए वाक़ई रीइंफोर्सिंग हो, ठीक है? ये नहीं कि बच्चे को टॉयज़ पसंद है और आप उसको चॉकलेट दे रहे हो, तो वो उसके लिए रीइंफोर्सिंग बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है? और वो उसके लिए उस तरह का काम भी नहीं करेगा। जब वो बच्चे के लिए काम करेगा रीइंफोर्सर एज़ अ रीइंफोर्समेंट के तौर पे, ठीक है? तो तभी वो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। फिर आ जाता है आपके पास पेरेंट या केयरगिवर इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, पेरेंट्स को आपने होम प्रैक्टिस के लिए ट्रेन करना होता है, ठीक है? जैसे नेमिंग ऑब्जेक्ट को वो डेली घर पे प्रैक्टिस करें, ठीक है? देन 6 स्टेप आ जाता है आपके पास रिव्यू और मॉडिफाई करना प्लान को। अगर तो प्रोग्रेस स्लो है, ठीक है? तो आप फिर उस अप्रोच में चेंजेस करनी है आपने, ठीक है? या चेंजेस लेके आनी है, ताकि जो बच्चे का प्रोग्रेस है वो इंक्रीज़ हो, या जो क्लाइंट है आपका उसकी प्रोग्रेस इंक्रीज़ हो, ठीक है? देन आ जाता है आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीच थेरेपी केस है आपके पास, ठीक है? एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं। एक केस है जो कि स्पीच थेरेपी का है, जिसमें एक बच्चा है जिसको एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिले है, ठीक है? अब यहाँ पे जब आप उसकी केस मैनेजमेंट करेंगे, तो आप कहेंगे कि आप उसके पेरेंट्स प्लस स्कूल से कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है? आप वीकली प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे, जबकि जब आप ट्रीटमेंट प्लान पे आएँगे, तो फिर आप गोल सेट करेंगे कि 3 वर्ड सेंटेंस आपने उस क्लाइंट को करवाना है, ठीक है? मेथड आपका क्या होगा, प्ले बेस्ड लैंग्वेज थेरेपी। जब जैसे क्योंकि बच्चा जो है छोटा है, तो आप उसको थेरेपी प्ले के बेस पे आप उसको लैंग्वेज थेरेपी करवाएँगे, क्योंकि बच्चे जो है वो प्ले से ज़्यादा अच्छा सीखते हैं और उसके लिए बोर भी नहीं होते, तंग भी नहीं होते, ठीक है? फिर आ जाता है, आप कहते हैं कि मैं उसका जो सेशन लूँगा वो 3 डेज़ पर वीक लूँगा, तो यहाँ पे ये आपका ट्रीटमेंट प्लान है। देन आपके पास टॉपिक आता है बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर क्लासिफिकेशन।
कम्युनिकेशन आपके पास एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड प्रोसेस है जिसमें अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, स्पीकिंग और सोशल इंटरेक्शन इन्वॉल्व है, ठीक है? ये जस्ट स्पीच पे लिमिटेड नहीं होता बल्कि इसमें आ जाता है कि कैसे एक पर्सन जो है इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, उसको अपने ब्रेन में प्रोसेस कर रहा है और उसको अप्रोप्रिएटली सोशल कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है? यानी कि इसको रिसीव करना, इन्फॉर्मेशन रिसीव करना, ब्रेन में प्रोसेस करना और फिर उसको एक्सप्रेस भी करना इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है? कम्युनिकेशन डिसऑर्डर कब होता है? कम्युनिकेशन डिसऑर्डर तब होता है जब किसी भी स्टेज में इसका ब्रेकडाउन हो जाए इस प्रोसेस का, ठीक है? ये ब्रेकडाउन लेवल ऑफ इनपुट के टाइम पे भी आ सकता है यानी कि हियरिंग, ठीक है? प्रोसेसिंग के टाइम पे भी आ सकता है यानी कि लैंग्वेज और कॉग्निशन और आउटपुट के टाइम पे भी आ सकता है यानी कि स्पीच प्रोडक्शन। तो आपका जो ब्रेकडाउन है कम्युनिकेशन में वो कब-कब आ सकता है? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के दौरान आ सकता है। अब क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक बच्चा है जो आपको लग रहा है कि वो नॉन स्पीकिंग है, ठीक है? नॉन वर्बल है। वो मेबी उसको कम्प्रिहेंशन में, मोटर प्लानिंग में और इवन के अटेंशन में भी डिफ़िकल्टी आ रही हो, ठीक है? रादर देन जस्ट स्पीच प्रोडक्शन। मेबी उसका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो कम्युनिकेशन में आ रहा है, कम्प्रिहेंशन में आ रहा है, मोटर प्लानिंग में आ रहा है और अटेंशन में आ रहा है, ठीक है? बल्कि स्पीच प्रोडक्शन में उसके अलावा इन चीज़ों में भी आ रहा होता है। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स की जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है? कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स कोई आइसोलेटेड कैटेगरीज़ नहीं हैं। ये एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम फ़ॉर्म करती हैं, ठीक है? क्लैरिटी के लिए ये कि जो है ये मेजर डोमेन्स में क्लासिफ़ाई होती हैं। लेकिन जो रियल लाइफ़ केसेज़ होते हैं उनमें इनका ओवरलैप जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है? जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं आपके पास स्पीच डिसऑर्डर। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स में सबसे पहला डिसऑर्डर कौन-सा है? स्पीच डिसऑर्डर, ठीक है? प्रोडक्शन लेवल इम्पेयरमेंट्स होती हैं इसमें। अब स्पीच डिसऑर्डर्स जो है उसकी डिफ़िकल्टी कहाँ आ रही होती है? साउंड को फिज़िकल साउंड्स को प्रोड्यूस करने में, ठीक है? यानी कि फिज़िकल प्रोडक्शन ऑफ साउंड में जो है एक इंसान को डिफ़िकल्टी आ रही होती है। ये जो होते हैं स्पीच डिसऑर्डर ये प्राइमरीली मोटर बेस्ड या फिर स्ट्रक्चरल होते हैं नेचर में, ठीक है? इसमें फर्दर टाइप्स आ जाती हैं जिसमें सबसे पहले आ जाता है आपके पास आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, ठीक है? यानी कि साउंड प्रोडक्शन एक्यूरेसी। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर में जो बच्चा है वो उसको स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करने में, करेक्टली प्रोड्यूस करने में डिफ़िकल्टी होती है। किस वजह से होती है? इम्प्रॉपर प्लेसमेंट की वजह से या फिर स्पीच ऑर्गन के मूवमेंट की वजह से, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है जो कि मैंने आपको कल भी एग्ज़ाम्पल दिया है कि रैबिट की जगह वेबिट बोलता है, ठीक है? तो अब वो यहाँ पे अ, आर साउंड के लिए अपनी टंग को करेक्टली पोज़ीशन नहीं कर पा रहा, ठीक है? तो इस वज़ह से जो है वो रैबिट की जगह वेबिट वर्ड वर्ड बोल रहा है, ठीक है? तो थेरेपी में जो है इसका एम्फेसिस किस चीज़ पे होगा? मोटर प्लेसमेंट पे होगा, रिपिटिशन पे होगा यानी कि वर्ड्स को बार-बार बोलना, ठीक है? और विज़ुअल फीडबैक पे होगा यानी कि मिरर वर्क पे होगा, ठीक है? वो देख के अपने आप को जो है मिरर के सामने प्रैक्टिस करेगा। फिर आ जाता है आपके पास स्पीच डिसऑर्डर में सेकंड जो फॉर्म है इसकी वो है फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी कि रूल बेस्ड साउंड एरर्स होते हैं। अब आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम्स के जैसा नहीं होता ये, इसमें क्या होता है कि फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है उसमें साउंड सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में और जो लैंग्वेज का पैटर्न है उसको अंडरस्टैंड करने में एक इंसान को डिफिकल्टी आ रही होती है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो क्या करता है बैक साउंड जो होते हैं, ठीक है? ये बैक वर्ड जो होते हैं, उनको फ्रंट वर्ड के साथ रिप्लेस कर देते हैं वो। जैसे कि कैट वर्ड को वो टैट बोल रहा है, ठीक है? तो ये रिफ्लेक्ट करता है एक रूल बेस्ड एरर जिसको हम लोग फ्रंटिंग बोलते हैं, ठीक है? अब थेरेपी का फ़ोकस इसमें किस चीज़ पे होगा कि जो बच्चा है, वो सीखे और कंट्रास्ट करे साउंड पैटर्न्स को, ठीक है? रादर देन जस्ट एक सिंगल साउंड को प्रोड्यूस करने पे, ठीक है? फिर आ जाता है इसमें आपके पास फ्लुएंसी डिसऑर्डर यानी कि डिसरप्शन इन स्पीच फ्लो। फ्लुएंसी डिसऑर्डर जो है वो एक रिदम को और स्पीच के फ्लो को इफ़ेक्ट करता है। मोस्ट कॉमनली जो है वो देखा जाता है इसको स्टटरिंग में, ठीक है? यानी कि जो बच्चा है वो साउंड्स को रिपीट करता है, प्रोलॉन्ग करता है उनको और ब्लॉक्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है? जब उसका वो साउंड निकल रहा होता है, ठीक है? यानी कि जब उसमें वो साउंड की प्रोडक्शन नहीं हो रही थी उस तरीके से, ठीक है? वो एक्सपीरियंस का ब्लॉकेज एक्सपीरियंस करता है उस साउंड को प्रोड्यूस करने में। तो ओवर टाइम क्या होता है जो सेकेंडरी बिहेवियर्स हैं जैसे कि उसके आई ब्लिंकिंग हो गई और फेशियल टेंशन जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो थेरेपी एम क्या करती है इसमें कि स्पीच कंट्रोल को इम्प्रूव करे, ब्रीथिंग पैटर्न को इम्प्रूव करे और
कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करे, ठीक है। देन इसमें आ जाता है आपके पास वॉइस डिसऑर्डर यानी कि क्वालिटी और रेजोनेंस इश्यूज, ठीक है। अब वॉइस डिसऑर्डर कब होते हैं? जब आपके पास एक पिच में, लाउडनेस में और वॉइस की क्वालिटी में एबनॉर्मलिटी होती है। जैसे एक बच्चा है, उसको क्रोनिक हॉर्ननेस है, ठीक है, वोकल स्ट्रेन की वजह से, तो वो एक रफ साउंड के साथ या रफ वॉइस के साथ बोलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो उसकी इंटरवेंशन होगी उसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी? वोकल हाइजीन एजुकेशन उसको आप देंगे, कंट्रोल्ड वॉइस यूज उसको देंगे और ब्रीथिंग टेक्निक्स आप उसको करवाएंगे, ठीक है। देन आ जाता है आपके पास लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, ठीक है। स्पीच डिसऑर्डर्स के बाद अब दूसरी टाइप है डिसऑर्डर की, लैंग्वेज डिसऑर्डर, जिसमें प्रोसेसिंग और एक्सप्रेशन के बारे में होगा, ठीक है। इसमें जो है डिफिकल्टी आ रही होती है लैंग्वेज को इफेक्टिवली अंडरस्टैंड और यूज करने में, ठीक है। ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं ये एक प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक लेवल पर, ठीक है, रादर देन स्पीच प्रोडक्शन, यानी कि स्पीच प्रोडक्शन पर नहीं बल्कि कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक लेवल पे जो है वो आपका प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। अब जो लैंग्वेज है वो इटसेल्फ जो है सेवरल कंपोनेंट्स से मिलकर बनी होती है, इन जिसमें आ जाते हैं फोनोलॉजी आ जाती है, मॉर्फोलॉजी आ जाती है, साइंटिक्स आ जाते हैं, सेमेंटिक्स आ जाते हैं, प्रैग्मेटिक्स आ जाते हैं, ठीक है। और इनका जो इम्पेयरमेंट है वो सिर्फ एक नहीं बल्कि इनके साथ-साथ एक के साथ-साथ मल्टीपल कंपोनेंट्स में भी हो सकती है, ठीक है। एक में भी हो सकती है और एक के साथ मल्टीपल कंपोनेंट्स में भी इम्पेयरमेंट आ सकती है उस क्लाइंट की। अच्छा, फिर इसमें जो टाइप आ जाती है वो है आपके पास लैंग्वेज डिसऑर्डर में पहली रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, यानी कि अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी। अब रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर में जो बच्चा है वो किस चीज़ के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है? स्पोकन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। आप उसको जो सिंपल इंस्ट्रक्शंस भी देंगे ना कि पानी ला दो, जूता ला दो, बुक ला दो, तो वो उसको भी कम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा होगा, उसको समझ नहीं आ रही होगी कि ये मुझे क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अ, फिर आ जाता है आपके पास इसी में कि क्लिनिकली अब थेरेपिस्ट जो है वो यहाँ पे क्या चीज़ें यूज़ करेगा? विजुअल सपोर्ट यूज़ करेगा, सिम्प्लिफाइड लैंग्वेज यूज़ करेगा और रिपिटेशन को यूज़ करेगा ताकि उसकी जो कम्प्रीहेंशन है वो स्ट्रेंथन हो, ठीक है। लैंग्वेज डिसऑर्डर में सेकंड टाइप आ जाती है आपके पास एक्सेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, यानी कि एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टी होती है एक बच्चे को, ठीक है। अब यहाँ पे वो लोग लैंग्वेज को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं लेकिन उसको उस तरह एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते, ठीक है? जितना वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं उतना वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है? तो उनकी जो स्पीच है वो लिमिटेड होती है टू सिंगल वर्ड या फिर शॉर्ट फ्रेजेस, इवन जो है ऐसी एज में भी जहाँ पे लॉन्गर सेंटेंसेस को आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? जैसे कि आपके पास जो 6 टू ऑनवर्ड एज होती है जिसमें बच्चा प्रॉपर वर्ड बोल रहा होता है, ठीक है? वहाँ पे भी जो है इसमें क्या होगा कि उसको डिफ़िकल्टी होगी एक्सप्रेशन में, ठीक है? या वन वर्ड या फिर लिमिटेड शॉर्ट फ्रेजेस को यूज़ करेगा। तो इसका जो फ़ोकस होगा वो किस चीज़ पे होगा? वोकैब्युलरी एक्सपेंड करने पे, सेंटेंस बिल्ड करने, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करने पे और फंक्शनल कम्युनिकेशन को एनकरेज करने पे। नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपके पास मिक्स्ड रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर कंबाइंड डेफिसिट, ठीक है? अब ज़्यादातर आपके पास या अमूमन आपके पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कि दोनों एक इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। अंडरस्टैंडिंग भी इफ़ेक्ट हो रही होती है एक बच्चे की और एक्सप्रेशन भी। यानी कि वो लैंग्वेज को या जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रहा होता और उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा होता, ठीक है? तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो ब्रॉडर कम्युनिकेशन चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं और उनको इंटीग्रेटेड थेरेपी अप्रोचेस की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, रिक्वायर होती है, जो कि उनके कम्प्रीहेंशन को भी टारगेट करे और आउटपुट को भी टारगेट करे, ठीक है। फिर आ जाता है इसमें आपके पास नेक्स्ट सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, यानी कि प्रैग्मेटिक यूज़ ऑफ लैंग्वेज। अब सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में जो है क्या होता है, सोशल कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज को अप्रोप्रिएटली यूज़ करने में डिफ़िकल्टी आ रही होती है क्लाइंट को, ठीक है। तो इसमें क्या-क्या आ जाता है, टर्न टेकिंग में चैलेंजेस आ जाते हैं, टॉपिक मेंटेनेंस में, यानी कि टॉपिक को मेंटेन नहीं कर पा रहा होता, उसमें चैलेंजेस आ जाते हैं। सोशल क्यूज़ को अंडरस्टैंड करने में चैलेंजेस आ जाते हैं और लैंग्वेज को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एडजस्ट करने में भी बहुत ज़्यादा उसको डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो डिसऑर्डर होता है वो कॉमनली ऑब्ज़र्व किया जाता है ऐसे बच्चों में जिनको ऑटिज़्म हो, एएसडी, ठीक है, हो, या जिसमें बच्चा जो है वो आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा होता है, दूसरों को रिस्पॉन्स देने में फेल हो रहा होता है, ठीक है, और रिपिटेटिव कन्वर्सेशन पैटर्न्स को में एंगेज करने में भी उसको मुश्किल होती है, ठीक है। या फिर जो है सॉरी वो उनमें एंगेज होता है, रिपिटेटिव कन्वर्सेशन में एंगेज होता है, बार-बार जो है वो चीज़ों को रिपीट करता है, ठीक है। अब थेरेपी इन केसेस में जो है वो हाईली इंटरैक्टिव होती है और इसमें रोल प्लेइंग आ जाता है, स्ट्रक्चर्ड सोशल एक्टिविटीज़ आप यूज़ करेंगे ऐसे बच्चों के लिए और गाइडेड पीयर इंटरैक्शन यूज़ करेंगे उनके लिए, ठीक है?
फिर आ जाता है आपके पास मोटर स्पीच डिसऑर्डर। अब न्यूरो मोटर कंट्रोल है इसमें, ठीक है, यानी कि मोटर स्पीच डिसऑर्डर कब होते हैं, जब ब्रेन आपका चीज़ों को प्लान और एग्जीक्यूट ना कर, यानी कि मूवमेंट्स को जो कि स्पीच के लिए रिक्वायर हैं उनको इफेक्टिवली प्लान और एग्जीक्यूट ना कर सकें, ठीक है। इसमें आ जाता है आपके पास एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच, यानी कि प्लानिंग डेफिसिट। अब एप्रेक्सिया में क्या होता है, जो बच्चा है उसको पता होता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, लेकिन उसका जो ब्रेन है वो उस मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने में फेल हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से उसकी जो स्पीच है वो इनकंसिस्टेंट और एफर्टफुल हो जाती है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल बच्चा है, ठीक है, वो सेम वर्ड डिफरेंटली ईच टाइम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब उससे क्या रिफ्लेक्ट होगा, उसका मोटर प्लानिंग इशू रादर देन जो उसकी मसल वीकनेस है, ठीक है, वो उसकी रिफ्लेक्ट होगी उससे। तो इसमें जो थेरेपी में इन्वॉल्व होगा, क्या क्या इन्वॉल्व होगा, इंटेंसिव रिपीटेशन और स्ट्रक्चर्ड मोटर प्रैक्टिस इन्वॉल्व होगी, ठीक है। फिर इसमें आ जाता है आपके पास डिसआर्थिया, ठीक है, जो कि एग्जीक्यूशन डेफिसिट है। डिसआर्थिया जो है वो वीकनेस और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, स्पीच मसल में जो आपकी वीकनेस आ जाती है उसकी वजह से होता है, या फिर जो इन मसल्स में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि कोऑर्डिनेशन में कमी की वजह से जो है वो डिसआर्थिया आपका होता है, ठीक है। तो जो जो आपकी स्पीच है वो स्लर्ड, स्लो और अनक्लियर साउंड करती है इसमें, जो जब आपका एग्जीक्यूशन डिफिकल्ट होता है, ठीक है। ये ऑफन या अमूमन कैसी कंडीशंस में देखा जाता है, जैसे आपके पास न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होते हैं, ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी हो जाती है किसी को, उसमें उस कंडीशंस में आपको ये चीज़ देखी जाती है, ठीक है। जिसमें कि बच्चा जो है वो मसल्स में, स्पीच मसल्स में कोऑर्डिनेशन उसकी लैक होती है या वीकनेस होती है, ठीक है। तो इसमें जो आपका थेरेपी का फोकस होगा वो किस चीज़ पे होगा, मसल स्ट्रेंथ करने पे होगा, ब्रीथ सपोर्ट पे होगा, ब्रेथ आपकी जो है सांस, ठीक है, इसको सपोर्ट करने पे होगा, और जो स्पीच की क्लैरिटी है उसके ऊपर इंप्रूवमेंट होगा, उसके ऊपर सपोर्ट होगा, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने पे आपका फोकस होगा। देन आ जाता है आपके पास कॉग्निटिव कम्युनिकेशन, यानी कि जो थिंकिंग और कम्युनिकेशन लिंक के डिसऑर्डर होते हैं वो, ठीक है। तो कॉग्निटिव कम्युनिकेशन डिसऑर्डर कब होते हैं, जब डेफिसिट्स हो आपके अटेंशन में, मेमोरी में और एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग जो है वो आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर रही होती है इसमें, ठीक है। तो जो बच्चा है वो इसमें एबल होता है, इस काबिल होता है कि वो क्लियरली बोल सके, लेकिन एक टॉपिक के ऊपर स्टे करना, एक टॉपिक के ऊपर रहना उसके लिए वो उसमें फेल होता है, ठीक है। फॉलो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर सकता, ठीक है, इसमें वो फेल होता है, और थॉट्स को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करने में फेल होता है, ठीक है। ये तीन वो चीज़ें नहीं कर सकता जो जिस बच्चे को कॉग्निटिव कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हो, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, टॉपिक के ऊपर नहीं रह सकता, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर सकता, और जो अपने थॉट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, ठीक है। किस वजह से, कि उसका अटेंशन, मेमोरी और एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग जो है वो इफेक्ट कर रही होती है उसकी कम्युनिकेशन को, ठीक है। ये कंडीशन या ये डिफिकल्टीज आप किन किन कंडीशंस में देख सकते हैं, जब एक बच्चे को ADHD हो, ठीक है, और वो भी या फिर जब आप उसको जब कोई ब्रेन इंजरी हो जाती है उसके बाद, ठीक है, जो आती है कंडीशन, उसमें आप ये देख सकते हैं। तो इसमें जो थेरेपी का फोकस होगा वो कब किस चीज़ पे होगा, फंक्शनल कम्युनिकेशन टास्क पे, अटेंशन बिल्डिंग एक्सरसाइजेस पे, और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है वो इसका होता है। फिर आ जाता है आपके पास AAC, यानी कि ऑगमेंटेटिव और अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। अच्छा, AAC जो है वो यूज़ होता है जब नेचुरल स्पीच आपकी इनसफिशिएंट या एब्सेंट होती है, ठीक है। यानी कि रोज़मर्रा के जो आपके बोलने के अल्फाज होते हैं वो या तो इनसफिशिएंट होंगे या तो एब्सेंट होंगे। इसमें क्या आ जाएगा, अल्टरनेटिव वेज आ जाते हैं एक इंडिविजुअल के लिए कि वो बातचीत इफेक्टिवली नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें आ जाता है आपके पास जेस्चर्स या यूज़ करते हैं वो खाली, या पिक्चर एक्सचेंज सिस्टम होता है उनका, ठीक है। कम्युनिकेशन बोर्ड्स यूज़ करते हैं आप, तो और या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक नॉन वर्बल बच्चा है जो कि जिसको प्यास लगी है, ठीक है, उसकी नीड अब क्या है, वहाँ पे प्यास, तो वो क्या करेगा, जाके पिक्चर उठाएगा उसकी पानी की, और वो आपको ला के देगा, और उससे आपको पता लग जाएगा कि इस टाइम पे जो बच्चे की नीड है वो अपनी जो नीड एक्सप्रेस कर रहा है पिक्चर के थ्रू, और उसको क्या नीड है, वो है प्यास उसको लगी हुई है, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल है। अब AAC जो है वो स्पीच को रिप्लेस नहीं करता, इंस्टेड ये जो है वो सपोर्ट करता है और इनहेंस करता है कम्युनिकेशन डेवलपमेंट को, ठीक है। देन आ जाता है आपके पास डेवलपमेंटल और एक्वायर्ड पर्सपेक्टिव्स। अब कम्युनिकेशन डिसऑर्डर जो है वो आपके पास इसके ऑनसेट के ऊपर बेस करते हुए भी आप उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो एक बच्चे के अंदर
फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उसकी जो नेचुरल डेवलपमेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स की उसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इन कंट्रास्ट जो आपके एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स होते हैं वो कब होते हैं, एक नॉर्मल डेवलपमेंट पीरियड के बाद आते हैं, ठीक है, किसी इंजरी की वजह से या फिर किसी बीमारी की वजह से वो आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जो बचपन से ही आपके अंदर होते हैं, और जो एक्वायर्ड डिसऑर्डर ऐसे डिसऑर्डर होते हैं वो नॉर्मल डेवलपमेंट के बाद किसी वजह की हो सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये जो डिस्टिंक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये आपकी असेसमेंट जो स्ट्रेटजीज हैं और थेरेपी प्लानिंग है दोनों को ही इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। देन दो चीज़ें आ जाती हैं आपके ऑर्गेनिक और फंक्शनल डिस्टिंक्शन, यानी कि एक और जो आपका क्लिनिकल डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, ऑर्गेनिक और फंक्शनल डिसऑर्डर्स की। ऑर्गेनिक डिसऑर्डर कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं जिनका एक क्लियर फिजिकल या न्यूरोलॉजिकल कॉज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो ना सुनने हेयरिंग हेयरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से या फिर स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज की वजह से नहीं बोल सकता, ठीक है। अब देखें, अब जो बच्चा होता है वो अपने सराउंडिंग से ही सीखता है, ठीक है, चाहे वो लैंग्वेज है, पर्सनैलिटी है, बिहेवियर है, जो चीज़ भी है वो अपने इर्द गिर्द के लोगों से सीखता है, अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, ठीक है। तो ऐसा बच्चा जो कि सुन ही नहीं सकता, ठीक है, तो वो जब उसको आवाज़ ही नहीं आएगी, कोई साउंड ही नहीं आएगी, तो वो कैसे सीखेगा चीज़ों को, ठीक है। तो अब एक पठान का बच्चा है, ठीक है, वो बचपन से पश्तो सीख रहा होता है तो उसको पश्तो आ जाती है। फिर जब साथ-साथ बड़ा होता है तो वो अपने इर्द-गिर्द के माहौल में उर्दू सुन रहा होता है, साथ-साथ वो उर्दू भी सीख लेता है, साथ-साथ वो स्कूल जाना शुरू करता है, इंग्लिश भी सीख लेता है, ठीक है, या घर में जो उनके पेरेंट्स अगर ऐसी वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं जो इंग्लिश की वो सीख लेते हैं। एक पंजाबी का बच्चा है जो कि बचपन से, ठीक है, फर्स्ट डे से अपनी पंजाबी सुन रहा है, तो वो फर्स्ट लैंग्वेज कौन-सी याद होगी उसको? पंजाबी। जो एक उर्दू स्पीकिंग है वो जब एक उर्दू घर में पैदा हुआ है, ठीक है, तो वो फर्स्ट डे से अपनी उर्दू सुन रहा है, तो वो उर्दू सीखेगा पहले, ठीक है। ये नहीं कि वो उर्दू के घर में पैदा हुआ है, उर्दू बोलने वाले लोगों के घर में, और वो जो है पंजाबी या पश्तो उसको आ रही हो, या वो पहला वर्ड अपना पश्तो का बोले या पंजाबी का बोले। तो ये किस वजह से होता है? सुनने की वजह से, ठीक है। क्योंकि वो बच्चा सुन ही उस चीज़ को रहा होता है बचपन से। तो जब हियरिंग इम्पेयरमेंट होगी, जब बच्चा सुन ही नहीं सकेगा या उसके वो बहरा होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर वो बोल भी नहीं सकेगा, ठीक है? नॉन वर्बल वर्बल हो जाता है वो। अच्छा, फंक्शनल डिसऑर्डर्स जो हैं वो क्या होते हैं ऑन द अदर हैंड, ये कब आते हैं? एक कोई आइडेंटिफाइबल फिज़िकल कॉज़ नहीं होती हैं इनकी, ठीक है, विदाउट एक आइडेंटिफाइबल फिजिकल कॉज और होते हैं, और ये ऑफन रिलेटेड होते हैं आपके लर्निंग पैटर्न से और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस से, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास अब क्लिनिकल इंटीग्रेशन और रियल लाइफ एप्लीकेशन। अच्छा, अब रियल क्लिनिकल सेटिंग में बच्चे जो है वो रेयरली ही आपके पास कोई सिंगल आइसोलेटेड डिसऑर्डर के साथ प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मोस्ट केसेस में क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ स्पीच इन्वॉल्व होती है, लैंग्वेज और सोशल कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ऑटिस्टिक बच्चा है, उसको मे बी ऑटिज्म के साथ साथ स्पीच डिले भी हो, पुअर सोशल इंटरेक्शन भी हो, उसका लिमिटेड स्पीच क्लैरिटी भी हो उसकी, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसका एक सिंपल प्रॉब्लम नहीं है कि आप कहें कि उसको जस्ट स्पीच डिले है या ये इस तरह, तो उसको मल्टीपल चीज़ें भी इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। तो जो थेरेपिस्ट है वो अब यहाँ पे केयरफुली उसको असेस करना चाहिए हर डोमेन को, ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको एक कम्प्रिहेंसिव इंडिविजुअलाइज्ड इंटरवेंशन प्लान बनाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि वो जस्ट एक ही चीज़ को ट्रीट करे। मे बी जो बच्चा है उसका बिहेवियर एग्रेशन है, ठीक है, तो मे बी उसका जो बिहेवियर है वो कम्युनिकेशन की वजह से आ रहा हो। जब उसकी आप कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम सही करेंगे तो उसका जो बिहेवियर का प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम बिहेवियर, अब वहाँ पे उसका क्या आ रहा है कि वो अपनी नीड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। जब वो अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा, जब वो वर्ड्स बोलना शुरू कर देगा, तो उसका बिहेवियर ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फाइनल इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग में आपको मैं बताती हूँ कि जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है वो मल्टी डायमेंशनल कंडीशंस एज अ मल्टी डायमेंशनल कंडीशन आपने उसको अंडरस्टैंड करना होता है, ठीक है, जिसमें इंटरेक्शन आ जाता है आपका स्पीच प्रोडक्शन के साथ, लैंग्वेज प्रोसेसिंग के साथ, कम्युनिकेशन के साथ और सोशल यूज़ के साथ। ये सारी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए एज अ मल्टी डायमेंशनल कंडीशन आपने कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स को अंडरस्टैंड करना होता है, ठीक है। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट इसके लिए क्या-क्या रिक्वायर है, आपने एक्यूरेट क्लासिफिकेशन करनी है, डिटेल्ड असेसमेंट करना है, आपकी जो इंटरवेंशन है वो गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए, यानी कि आपने वक्त के साथ साथ उनको रेगुलरली चेक करना होता है, प्रोग्रेस को मेंटेन करना होता है, ठीक है, देखना होता है। और फिर जो एक स्किल्ड स्पीच थेरेपिस्ट होता है वो जस्ट
स्पीच को या लैंग्वेज को ही नहीं ट्रीट करता, ठीक है, अकेला, बल्कि वो जो होल कम्युनिकेशन सिस्टम है एक इंडिविजुअल का, उसको एड्रेस कर रहा होता है, ठीक है।